प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी तमहा गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रवि जी, आपको आवाज आ रही है? जी गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ गुरु जी आवाज आ रही है और लाइट भी बहुत अच्छी आ रही है आज। हाँ, हमने डायरेक्शन पूरा चेंज कर दिया। जी जी गुरु जी आप स्पॉटलाइट वीडियो में आ गए हैं, फोकस हम सब आपको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, वेरी वार्म वेलकम। ये सी एसोसिएशन के माध्यम से जो हम लोगों का मिलन डेली हो रहा है, उसमें हमको बहुत ही उत्साह महसूस होता है, क्योंकि हम तो डेली प्रतिदिन योगा मॉर्निंग में करते ही हैं, बट हमें अपना योगा का टाइम आप सबके साथ बांटने का, शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। उसके लिए हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं। लाइटिंग की कल प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग आ गए हैं। अब आज और कल 2 दिन के सेशंस जो हमारे रहेंगे, वो हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही जो और हम लोगों ने प्रोफेशन रिलेटेड चीजें डिस्कस करी थी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेशन की कमी, या आईज पे जो स्ट्रेस रहता है उस पे, या कल कुछ लोगों ने डायबिटीज के बारे में पूछा था, तो उसके भी कुछ आसन लेकर के चलेंगे। और जो हमारा मुख्य फोकस है, मुख्य उद्देश्य है, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर रहेगा। प्रथम 2 दिन, डे 1 और डे 2, हम लोगों ने इम्यूनिटी के ऊपर फोकस किया कि किस तरह आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग और सशक्त रह सकती है इस समय में, जब हमारे घरों के बाहर एक नोवेल कोविड-19 नाम का पैंडेमिक पूरा फैला हुआ है, जो डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी सिस्टम को अटैक करता है। फिर साथ ही साथ इससे 4 दीवारों के अंदर बंद हो जाते हैं, तो बहुत सारे मन में विकार उत्पन्न होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, आइसोलेशन, डर, भय, फियर, इस तरह से बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर
प्रकट हो सकते हैं, उसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब स्वयं कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है तो उसको पता है कि बाहर की परिस्थिति नहीं चेंज होगी, आसपास के लोग नहीं चेंज होंगे, आपके ऑफिस के जो कलीग्स हैं वो नहीं चेंज होंगे। चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? व्यक्ति खुद भीतर से चेंज होता है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। इतनी परिस्थितियों में रहते हुए भी कैसे आप अपने मन को स्टेबल और शांत रख सकते हैं, दैट इज मेडिटेशन, दैट इज योगा। तो उसको उपयोग करके हम अपने माइंड को कैसे शांत और स्टेबल कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों से लड़े नहीं, उनको कुछ बुरे शब्द ना कहें, कोई हमको वो कहे तो हमें कैसे उसको रिस्पॉन्स करना है, ये सब करने के लिए माइंड में विवेक की बहुत आवश्यकता है। विवेक मतलब निर्णय लेने की क्षमता, क्या सही है गलत है। उस तरह का तेज आपको ध्यान और योग के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक, जब हम योग सूत्र उठाते हैं, जो सबसे पहले योग की बुक लिखी गई थी, मतलब एक बुक के फॉर्म में योग को कोडिफाई किया गया था लगभग 5000 साल पहले, योग सूत्र उठाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि प्रथम चैप्टर का जो सेकंड श्लोक, प्रथम चैप्टर में ही सेकंड श्लोक है, वो है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। सबसे सिंपल और बेसिक चीज है, इसमें संस्कृत जानने की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त मतलब आपका मन, जो भी आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो आपका मन है वो चित्त है। और योग चित्त वृत्ति, वृत्ति हम लोग कहते हैं जो भी नेगेटिविटीज मन के अंदर उत्पन्न हो, वो नेगेटिविटी हो सकती हैं, वो जीवन के उतार चढ़ाव हो सकते हैं, वो आपका पर्सनल बिहेवियर हो सकता है, वो क्रोध हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा इमोशन या थॉट या विचार जो आपके मन से उत्पन्न हो रहा है और उसका एक नेगेटिव इफेक्ट, उसको हम कहते हैं वृत्तियां। और निरोधा मतलब पॉज कर देना, स्टॉप कर देना, एंड कर देना नहीं। अर्थात योग चित्त वृत्ति निरोध का मतलब ये है, सिर्फ योग द्वारा ही मन में उत्पन्न हो रही वृत्तियों का सॉल्यूशन पॉसिबल है। हम लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे लोगों ने लेकर के देखी है एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह के लिए। जनरली मोस्ट मेडिसिन में स्लीपिंग पिल का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, तो उससे हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, एक मेडिसिन पर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो हमें ये बात जानना बहुत आवश्यक है, जिस जिस जगह हम मेंटल हेल्थ पे बोलते हैं उसमें हम इसी बात पे जरूर फोकस करते हैं कि जो प्रॉब्लम आपकी मन से उत्पन्न हुई है उसका सलूशन भी मन में ही है। कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल व्यक्ति, एक्सटर्नल शॉपिंग आपको मन को शांत नहीं कर सकता। टेम्पररी आपको थोड़े समय का प्रसन्नता दे सकती है, थोड़े समय आपको सेटिस्फाइड कर सकती है, बट लॉन्ग रन में अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपको मन से ही निकल करके आएगा। ठीक, तो मन का सॉल्यूशन आपका मन से ही उत्पन्न होगा। ठीक है, कभी शायद साउंड नहीं आ रही है। गुरुजी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, तो जो आपका मन है उसके ऊपर नियंत्रण करना, वो क्या सोचेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये सब बहुत आवश्यक है कि क्या करना है। ठीक, तो हम उसी को माध्यम बना करके योगः चित्त वृत्ति निरोधः, इस चीज को अपने माध्यम बना करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आइए करते हैं हम लोग पहला अपना योगासन। जैसे कि हम लोग प्रथम 2 दिन भी किए, सबसे पहले हम अपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर वर्क करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्क करने से आपके पूरा शरीर एक्टिवेटेड हो जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच सकता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे सर्पासन। सर्पासन के लिए, बट सर्पासन से पहले हम लोग भूल गए, हम लोग 1 गिलास पानी पिए। अगर आपने गुनगुने पानी की व्यवस्था की है तो ठीक है, या तो जो भी आपके पास जल है 1 गिलास पानी। सर्पासन हम लोग डे 1 से कर रहे हैं। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी एक आइडिया होगा सर्पासन कैसे करना है। सर्पासन के लिए पीठ के बल लेट जाना है, पैरों पे ध्यान दीजिएगा, पैरों की उंगलियां जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी रहेंगी, बाहर फ्लैट नहीं करना है, अंदर की तरफ मुड़ी रहेंगी। हाथ दोनों आपके छाती के बगल में इस प्रकार रहेंगे। सर्पासन आप लोग साथ साथ कर सकते हैं। कोहनियां बाहर नहीं, थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेंगी।
फोरहेड को नीचे लगाना है, श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए आकाश को देखना है, नाभि से नीचे का भाग लगा रहेगा, एक्सेल एंड कम डाउन, फिर इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, एक्सेल करते हुए नीचे, थर्ड एंड द फाइनल टाइम, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, फिर से एक बार जाएंगे, चौथी बार जब जाएंगे तो कंधे से कमर से ट्विस्ट होकर अपने पैरों की एड़ियों को देखने का प्रयास करेंगे। 3 4 5 6 6 बार होने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए माथे को नीचे लगा दें। ये है सर्पासन। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखिए, अगर आपने नहीं किया है तो हम आपको फ्रंटल व्यू दिखाएंगे तो आप कर सकते हैं। सर्पासन के लिए लेट जाना है, पीछे से पैरों के पंजे अंदर की ओर रहेंगे, हाथ दोनों आपके छाती के बगल में इस प्रकार, कोहनी थोड़ी अंदर, फोरहेड डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, आकाश की ओर देखना है, नाभि से नीचे का भाग लगा रहेगा, एक्सेल एंड डाउन, ऐसा 3 बार करना है, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, थर्ड टाइम, एक्सेल करते हुए नीचे, फोर्थ टाइम, इस बार हम अपने कंधे के ऊपर से पैरों के पंजों को देखने का प्रयास करेंगे 6 बार। सामने आके श्वास छोड़ते हुए धीरे से फोरहेड को नीचे रखें। ये है सर्पासन। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है और पूरे रीढ़ की हड्डी में हम ऑक्सीजन को अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रथम आसन जो करेंगे, जो एक रिलैक्सेशन का आसन है, जिससे आप कभी स्ट्रेस हो, हेडेक हो, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है तो आप कर सकते हैं, वो है मकर आसन। कल हमने किया था मकर आसन, वो एक दूसरा वर्जन था। आज हम मकर आसन का एक और वर्जन करेंगे। मकर आसन के लिए पैरों में पीछे से 1 से 1.5 फीट का गैप कर दीजिए, मेरे पैरों पे ध्यान दीजिए, पीछे इस तरह साइड में गिरा देंगे, हाथों की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखनी है इस प्रकार, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट उसके ऊपर, और अपने फोरहेड को, माथे को इसके ऊपर लगाना है। आंखें बंद रहेंगी और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए, किस तरह श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। पांच राउंड डीप ब्रीदिंग होने के बाद, 5 राउंड ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बाद फिर धीरे से नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। हम इसका स्लाइड व्यू दिखा देते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है या वो अभी नहीं कर रहे, अब हमारे साथ करिए। लेट जाइए आप लोग पेट के बल, फिर से जैसे लेटे हुए हैं, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, और पैरों को साइड में ऐसे गिरा देना है, पंजों को। हाथ दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, लेफ्ट और राइट हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, और अपने माथे को, फोरहेड को, आपको अपने जो हाथ की आपने गद्दी बनाई है उसके ऊपर उसको रेस्ट कराना है, और 5 बार श्वास प्रश्वास लेनी है। डीप ब्रीदिंग, पूर्ण श्वास प्रश्वास और गहरी श्वास प्रश्वास। पांच बार हो जाने के बाद धीरे से लेफ्ट साइड से उठ जाइए। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा सर्पासन। सबसे पहले हमने रीढ़ की हड्डी के ऊपर वर्क किया, फिर हमने किया मकर आसन, जो कि एक क्रोकोडाइल से लिया गया है। मकर मतलब क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल से हम लोग ने लिया हुआ है। अब सर्पासन और मकर आसन करने के बाद हम लोग करेंगे फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हमारी सबसे बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और उसको हम डेली रिपीट करते हैं, वो है श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास के लिए खड़े हो जाइए, पैर को आपस में मिला लीजिए, हाथ आपके दोनों साइड में रहेंगे। श्वास प्रश्वास में 4 पोस्चर्स रहते हैं। पहला पोस्चर सामने देख करके 3 बार श्वास लेना छोड़ना है। अपने फेफड़ों में श्वास भरिएगा और नाक से श्वास लीजिएगा।
सेकंड पोस्चर में आकाश की ओर देखना है, श्वास लेना छोड़ना है 3 बार। थर्ड पोस्चर लगभग 6 फीट की दूरी पर, जहां आपकी परछाई पड़ती है 6 फीट की दूरी पर स्लांटिंग में देख करके आपको श्वास लेना छोड़ना है। श्वास प्रश्वास का चौथा पोस्चर, सिर्फ किसी को अगर नेक पेन और सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो व्यक्ति ये पोस्चर नहीं करेगा। अन्य लोगों के लिए चौथा पोस्चर, चौथे पोस्चर के लिए अपने ठुड्डी को नीचे लगा करके अपने पैरों के अंगूठे को देख करके 3 बार श्वास प्रश्वास लेना छोड़ना। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज कंटिन्यू करिए, हम स्टेप रिपीट कर देते हैं। श्वास प्रश्वास के 4 स्टेप्स होते हैं। पैरों को मिलाना है, हाथ आपके साइड में रहेंगे। फर्स्ट स्टेप में सामने देख करके 3 बार श्वास प्रश्वास लेनी छोड़नी है। सेकंड स्टेप में आकाश की ओर देख करके श्वास लेना छोड़ना है। थर्ड स्टेप में 6 फीट की दूरी डिस्टेंस में आपको धरती के ऊपर देख करके श्वास लेना छोड़ना है। और सिर्फ जिन लोगों को नेक पेन या सर्वाइकल नहीं है वैसे सब लोगों का चौथा पोस्चर, ठुड्डी को नीचे लगा करके पैरों के अंगूठे को देख करके 3 बार श्वास लेना छोड़ना है। अभी हम लोग सारी एक्सरसाइजेस 3 बार 5 बार कर रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ जब आप के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको 5 टाइम्स, 8 टाइम, 10 टाइम्स धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। कुछ दिन 3 नंबर पे करिए, फिर आप उसको 5 काउंट पे ले जा सकते हैं, फिर 8 पे और फिर 10। ठीक, अब नेक्स्ट जो हम आसन करेंगे वो है काल भैरव आसन। काल भैरव आसन आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक बॉडी में स्टेबिलिटी आती है और एकाग्रता बढ़ जाती है। जैसे जब हमको स्ट्रेस एंजाइटी रहता है तो एक सबसे बेसिक कंप्लेंट हमारी ये रहती है कि मन एकाग्र नहीं रहता है, जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करता है, सब तरफ भटकता रहता है, जो भी नेगेटिव थॉट्स विचार है वो आपको परेशान करते रहते हैं। उसलिए मन को फोकस करने की बहुत जरूरत है कि वो एक बिंदु पे ही आकर के रुक जाए। उसके लिए हम लोग काल भैरव आसन करते हैं। काल भैरव के पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। प्रेफरेबली दोनों पैर इस तरह से एक लाइन में होने चाहिए। अगर आपको एक लाइन में करने में दिक्कत है तो आप पीछे वाले लेग को हल्का सा ऐसे करके टर्न कर सकते हैं, पर प्रयास करिए कि मोर और लेस स्ट्रेट रहे। जो पैर आगे है वो हाथ आगे रहेगा, जो पैर पीछे है वो हाथ पीछे रहेगा। पहले देख लीजिए फिर करिएगा। टंग को बाहर निकालना है जैसे कल हमने सिंहासन में किया था, ऐसे करके, और दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र होता है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। जिन लोगों को सर्वाइकल या नेक प्रॉब्लम है वो सामने ही करेंगे, बस देखेंगे आईब्रोज के बीच में इस प्रकार। जिन लोगों को नेक पेन और सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है वैसे व्यक्ति अपनी ठुड्डी को नीचे लगा के करेंगे। एटलीस्ट 5 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीथिंग करिए। हम आपको अब इसका हॉरिजॉन्टल व्यू दिखा देते हैं। अब आप लोग हमारे साथ करिए। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए, दोनों पैर एक अलाइनमेंट में रखिए। अगर एक अलाइनमेंट दिक्कत है तो इस पैर को हल्का सा टर्न कर सकते हैं पीछे वाले लेग, बट प्रयास करिए दोनों एक ही अलाइनमेंट में ही रहें। जो पैर आगे है वो हाथ आगे रहेगा थोड़ी डिस्टेंस पे, पीछे वाला ऐसे रहेगा। दोनों में डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे दोनों ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। सामने देखिए, टंग को बाहर निकालिए। जिनको सर्वाइकल है वो सामने ही देखते रहेंगे और दोनों आईब्रोज के बीच में देखिए। अन्य सभी लोगों के लिए टंग को बाहर निकालिए, मुंह से श्वास लेना छोड़ना है, ठुड्डी डाउन और दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर देखना। 5 बार हो जाने के बाद हर एक्सरसाइज को हम लोग योगाभ्यास में दोनों डायरेक्शन से करते हैं, तभी वो आसन कंप्लीट होता है। डायरेक्शन चेंज करिए, जो लेग पीछे था वो आगे, जो लेग आगे था वो पीछे, हाथ सामने, चला हाथ सामने, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस। टंग को बाहर निकालना है और दोनों आईब्रोज के बीच में देखना है। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सामने देख के ही कर सकते हैं।
धीरे से आसन में रिलैक्स कर दीजिए। इसमें भी आप 5 टाइम्स ब्रीदिंग से स्टार्ट करके धीरे धीरे उसको 10 काउंट तक ले जा सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा काल भैरव आसन। अब काल भैरव आसन के साथ हम लोग काल भैरव आसन के बाद हम लोग करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन भी हम लोगों ने कल किया था। ताड़ासन के पैर आपस में मिलाना है, हैंड साइड में रखने हैं, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे और हथेलियां बाहर की ओर खुली रहेंगी। हथेलियां बाहर की ओर खुली रहेंगी। धीरे से आपको पैरों के पंजों के बल खड़ा होना है। सामने एक पॉइंट डिसाइड करके वेट करिए। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, स्कूल जाने वाले बड़े बच्चे हैं पर स्कूल जाते हैं, वो ये कर सकते हैं। इससे उनकी पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हाइट, ग्रोथ, थायराइड, इन सब चीजों में उनको फायदा होता है। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी, पैरों के पंजों पे बैलेंस करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे। ताड़ासन। जो लोग बच्चों की स्थिति से ऊपर बढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए ये आपके कंप्लीट बॉडी के अलाइनमेंट, बैलेंस, माइंड, बॉडी और स्पिरिट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तरों में बैलेंस अचीव करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन करेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप एक बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। हम लोग करेंगे वृक्षासन। इसको बहुत लोग पर्वत आसन बोलते हैं, बट पर्वत आसन हम लोग बैठ करके करते हैं, जैसे हमने सिखाया था, वो राइट मेथड है। ये हम लोग कर रहे हैं वृक्षासन। वृक्षासन बहुत कॉमन है, आपने सब जगह देखा होगा। एक पैर को ऐसे बैलेंस करना है, दोनों हाथों को ऊपर श्वास ले जाते हुए जाना है। सामने एक पॉइंट को देखिए, बैलेंस करिए। 1 2 3 4 5। एक्सहेल एंड डाउन। पैर को कहाँ रखना होता है? क्योंकि हमने देखा है जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वगैरह होता है तो बहुत सारे लोग उसको बहुत तरह तरह से करते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ रखता है, कोई यहाँ रखता है, कोई घुटने पे रखता है। नहीं, आइडियल मेथड जो है, जो आपके पैरों की एड़ी होती है वो आपके गुदा पे होनी चाहिए, एब्डोमेन के बीच में, थाइज और एब्डोमेन के बीच में। पैर स्ट्रेट अलाइनमेंट में रहना चाहिए। श्वास लेते हुए ऊपर जाना है और बैलेंस करना है। 1 2 3 4 5। श्वास सामान्य रहेगी। एक्सहेल एंड डाउन। स्थिति को विश्राम दीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप किसी आपके आसपास जो वॉल है उसके सपोर्ट से भी कर सकते हैं। एक साइड बॉडी का पूरे वॉल पे रखिए, हाथ ऊपर, दूसरे साइड से बैलेंस कर लीजिए तो आपके बैलेंस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वृक्षासन स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है। हर आसन हम दोनों साइड से करते हैं, तो अब हम वृक्षासन रिपीट करेंगे सेकंड साइड से। पैर को बैलेंस करिए, श्वास लेते हुए ऊपर, होल्ड द पोस्चर, सामने के पॉइंट को देखते रहिए। 1 2 3 4 5। एक्सहेल एंड डाउन। बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग चिंता मुक्त होने के लिए 2 सेशंस कर रहे हैं। इस बात की चिंता मत करिए कि अरे मुझसे तो वृक्षासन हो ही नहीं रहा है। हो सकता है प्रथम बार, प्रथम दिन ना हो, और धीरे धीरे अभ्यास से आपका हो जाए। बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन यूज अ वॉल सपोर्ट, क्योंकि वॉल सपोर्ट आपको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे शिथिलासन। शिथिलासन तो बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम देते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको बेबी पोस्चर कहते हैं। जिस तरह एक बच्चा सोता है ऐसे करके, उसी को कहते हैं हम शिथिलासन। शिथिलासन के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। यहीं पे हमारे खड़े होने की एक्सरसाइजेस का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करेंगे। शिथिलासन के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। ये वाला हाथ आपका पीछे स्ट्रेट रहेगा। जो आपका राइट है पैर, इसको ऐसे मोड़ के पूरा जमीन पे लगा देना है। पीछे वाले पैर के भी पंजे पूरे गिरा देंगे। इसको नी से फोल्ड करके ऐसे कर लेंगे। जो पैर मुड़ा है उसका हाथ भी ऐसे करके मुड़ जाएगा, सेम वी डायरेक्शन में। जिस साइड आपका हाथ मुड़ा हुआ है, पीछे वाला हाथ स्ट्रेट रहेगा बगल में। पीछे वाला लेग और हाथ स्ट्रेट। राइट लेग हमने टर्न किया है, राइट हैंड को टर्न किया है। अब जिस साइड आपका हाथ है उस साइड अपने कान को लगा करके जैसे एक बच्चा सोता है। शिथिलासन में अपनी आंखें बंद रखनी है।
5 rounds of deep breathing, inhalation and exhalation. फाइव राउंड्स हो जाने के बाद डायरेक्शन चेंज करिए। ये वाला घुटना आगे मुड़ जाएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड मुड़ेगा, राइट स्ट्रेट, और जिस साइड हाथ है उस साइड अपने पूरे फेस को रिलैक्स करके आंखें बंद करना है और अपने ब्रीदिंग के साथ ट्रैवल करने की कोशिश करिए। Five rounds of deep breathing. धीरे से लेफ्ट साइड से उठ जाइए। तो ये था हमारा शिथिलासन। शिथिल मतलब रिलैक्स होना। शिथिलासन हम लोग करते हैं कंप्लीट बॉडी माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और स्टैंडिंग का मॉड्यूल जब करते हैं तब आप टाइम होता है बॉडी को थोड़ा सा काम डाउन करने। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने बैठने वाले एक्सरसाइजेस का मॉड्यूल, जिसमें पहला हम लोग करेंगे गहरी श्वास प्रश्वास, जो हम लोग ने फर्स्ट 2 डेज भी करी थी, और वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे 5th डे। आप या तो सुखासन में बैठ सकते हैं आलती पालती मार करके, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी है तो आप एक पैर को ऊपर रख सकते हैं ऐसे करके, विच इज अर्ध पद्मासन, आधा पद्मासन। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है या आप योग के क्षेत्र से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप दोनों पैर ऊपर कर सकते हैं, विच इज पूर्ण पद्मासन। पद्मासन में बैठने के बाद हाथों को दोनों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा के लिए फर्स्ट फिंगर और थंब को ज्वाइन करना है। वो ऐसे कुछ बंद नहीं करेंगे, फोर्स प्रेशर नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, जस्ट द टिप्स, ओनली द टिप्स विल जॉइन ईच अदर। फर्स्ट फिंगर और थंब की जो टिप है फिर उसको ज्वाइन करके आपको अपने हाथों पे, पैरों, घुटनों पे रख लेना है। ठीक है, आंखें बंद। 5 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के 2 नियम होते हैं, याद रखिए, जो हमने आपको सिखाए हैं। फर्स्ट नियम होता है आपको पूर्ण श्वास प्रश्वास लेनी है। पूर्ण श्वास प्रश्वास मतलब जब आपको लगे कि आपके शरीर के हर एक अंग में वायु पहुंच चुकी है, भर चुकी है, सर के भाग से लेकर के पैरों के अंगूठे तक, जब आपको लगे पूरी बॉडी में श्वास भर चुकी है, दैट इज पूर्ण श्वास प्रश्वास। कल भी ब्रीदिंग के ऊपर किसी का प्रश्न था कि ब्रीदिंग कैसे लेनी चाहिए, तो आपको पूर्ण श्वास प्रश्वास और गहरी श्वास लेनी चाहिए जब आपको लगे आपके पूरे फेफड़ों में, बॉडी के हर एक पार्ट में श्वास भर चुकी है। दूसरा नियम जो हम गहरी श्वास प्रश्वास में फॉलो करते हैं वो ये है कि आपका श्वास छोड़ने का समय श्वास लेने के समय से अधिक होता है। एक्सहेलेशन इज लॉन्गर देन इनहेलेशन। अगर आप 2 की गिनती में श्वास ले रहे हैं तो आप कम से कम 4 या 5 काउंट्स की गिनती में धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। अब आंख बंद करके करिए 5 बार गहरी श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे श्वास लीजिए 2 की काउंट में, 1 2, धीरे धीरे 4 की काउंट में छोड़िए, 1 2 3 4, ऐसे 5 टाइम्स रिपीट करिए। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। देखिए, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जब आपका, देखिए, जब आप खुद में अनुभव करिए, खुद का कभी समय याद करिए जब आपको क्रोध आ गया हो, एंगर आ गया हो या एंजाइटी बढ़ गई हो, तो तुरंत आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो आपके श्वास के ऊपर पड़ता है, और श्वास आपके मन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसलिए अगर हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम माइंड को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, नींद ना आना को, जो भी और प्रॉब्लम्स माइंड रिलेटेड है, उनके ऊपर भी धीरे 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 उनको ठीक किया जा सकता है।
ठीक, गहरी श्वास प्रश्वास के बाद आज हम एक नया आसन ऐड करेंगे जो कि है योगासन। योगासन में स्वयं जो आदि योगी हैं वो उसमें बैठ करके ध्यान करते हैं। तो डीप ब्रीदिंग जो हमने अभी करी वो हमने आपको बताया है बेसिक मेडिटेशन टेक्निक। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसी तरह हम डीप ब्रीदिंग को फॉलो करते हैं और हम अपने डीप ब्रीदिंग के साथ ट्रैवल करने का प्रयास करते हैं। योगासन के लिए आप अर्ध पद्मासन, सुखासन या पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। लेफ्ट हैंड आपका नीचे रहेगा नाभि के, जहां आपकी नाभि रहती है नेवल, वहां पे लेफ्ट हैंड रहेगा, राइट बिल्कुल सटा हुआ उसके ऊपर। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स। शोल्डर्स को ऐसे प्लीज मत करिएगा, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, शोल्डर्स में कोई टेंशन नहीं लेना है। और आपको अपनी नाक के टिप के ऊपर फोकस करना है, एट द टिप ऑफ योर नॉस्ट्रिल। नाक के टिप के ऊपर फोकस करना है। 5 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अगर बाय एनी चांस आपको खुली आंख से करने में दिक्कत हो रही है तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए फोकस आपका नाक के टिप के ऊपर ही रहेगा आंख बंद करने के बाद। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अगर आपने आंख बंद करी है तो आप रब करके दोनों आंखों की सिखाई कर सकते हैं। तो ये है योगासन। अगर किसी से छूट गया हो तो आप सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाइए। लेफ्ट हैंड नाभि के नीचे, राइट बिल्कुल उसके ऊपर। ऐसे नहीं रखना है, दोनों हाथ आपस में जुड़े रहेंगे और नाभि के नीचे प्लेस करेंगे उसको। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहेगी और हमें अपने नाक के टिप के ऊपर फोकस करना है खुली आंखों से। अगर आपको खुली आंखों से करने में दिक्कत हो तो आप बंद आंख से भी कर सकते हैं, परंतु फोकस आपका नाक के टिप के ऊपर ही रहे। योगासन आपके ध्यान को केंद्रित करने में बहुत हेल्प करता है और जो भी आपके मेन स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको रिड्यूस करता है और जो हैप्पीनेस हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं उसको एक्सपैंड करके आपका पूरा फोकस और कंसंट्रेशन एक जगह लेकर। ठीक, तो हमने किया गहरी श्वास प्रश्वास, उसके बाद किया हमने योगासन। योगासन के बाद हम लोग करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन भी हमने फर्स्ट 2 डेज किया है बट आपकी बॉडी को अलाइन करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक, किसी को अगर पर्वतासन करने में दिक्कत हो तो वैसे व्यक्ति पर्वतासन ना करे, या आप उसको अपनी क्षमता के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको पूरा पोस्चर होल्ड करके स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, आप 50-60% परफेक्शन तक कर सकते हैं, दैट इज गुड इनफ। धीरे धीरे आपका कैपेसिटी बढ़ जाए। हाथ दोनों साइड में, इनहेल एंड गो अप। श्वास लेते हुए हाथ आपस में जुड़ जाएंगे, हल्का सा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ कान से लगे रहेंगे। होल्ड द पोस्चर। ऊपर जाने के बाद श्वास सामान्य रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। ओपन योर हैंड्स, एक्सेल एंड डाउन। ठीक है, सिर्फ एक ही बार करिए पर्वतासन। पोस्चर को होल्ड करने के बाद याद रखिए हाथ कान से लगे रहेंगे, हल्का सा ऊपर स्ट्रेच देंगे। किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो हाथ अपना थोड़ा मीडियम 50-60% पे ही रख सकता है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य लोगों के लिए कान से लगाने के बाद हल्का सा स्ट्रेच अप। 5 के काउंट तक रुकिए। 1 2 3 4 5। ओपन योर हैंड्स, एक्सेल एंड डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, हाथों को जोड़ के पर्वतासन के पोस्चर को बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, ये था पर्वतासन। अब इसके बाद जिन लोगों को डायबिटीज के लिए जिज्ञासा थी उनके लिए हम लोग 2 आज ऐसे आसन करने वाले हैं जो डायबिटीज में हेल्प करते हैं। अन्य स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली आपके पैनक्रियाज और किडनी के ऊपर वर्क करता है। तो पैनक्रियाज और किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा फिल्टरेशन, सारे आपके फूड की क्लेंजिंग यही 2 मेन ऑर्गन्स करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन आपका बॉडी का उसके थ्रू होता है। परंतु जो लोग डायबिटीज के उद्देश्य से कर रहे हैं उनको हम बस एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जैसे कल हमने कहा था कि योगाभ्यास एलोपैथी मेडिसिन जैसा नहीं है कि आप हमारे पास फीवर लेकर के आते हैं, हम आपको फीवर की टैबलेट दे देते हैं। ये पूरे बॉडी का सिस्टम है, होलिस्टिक सिस्टम है। तो ये 2 आसन स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए होते हैं। ऐसे बहुत सारे और आसन होते हैं, कम से कम 10-15 आसन होते हैं जो डायबिटीज के लिए होते हैं। परंतु आपको फायदा तभी होगा जब आप हनुमान सिद्धू की जो है ना बॉडी के हर पार्ट पे वर्क करें।
जब आप हर एक पार्ट करते हैं तो आपका सिस्टम्स जो अलग अलग सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स अच्छे से काम करने लगते हैं और उससे आपको डायबिटीज में फायदा होता है। तो सिर्फ ये 2 आसन आपको सहयोग करेंगे, बट पूर्ण रूप से फायदा करने के लिए आपको एक फुल मॉड्यूल करने की जरूरत है जो आपके हर बॉडी के फंक्शंस के ऊपर वर्क करे। ठीक, सबसे पहले हम लोग करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के वज्रासन में बैठना है। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं और अगर आपको डायबिटीज है तो आप मंडूक आसन नहीं कर सकते, फिर आप दूसरा वाला करिएगा। वज्रासन में बैठने के लिए पैरों के दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर रखने हैं और सीट बना के उसके ऊपर बैठ जाना है। हमने पहले भी कल कहा था कि ऐसे करके बैठना ये वज्रासन नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप नीचे एक तकिया या कुशन इंसर्ट कर सकते हैं। पैरों में आपके एड़ियों में दर्द ना हो, उस बात का ध्यान रखिए। वज्रासन में बैठ जाना है। आपके जो हाथ है उसमें अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनानी है। याद रखिए अंगूठा अंदर ही रहेगा। दोनों हाथों को ऐसे प्लेस करना है नाभि के दोनों साइड। जो आपकी नाभि है एक इस साइड में एक इस साइड में प्लेस करना है। श्वास को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए अंदर करके सामने देखना है। कोहनी ऐसे नहीं रहेगी, कोहनी साइड में रहेगी। सामने झुकना है और सामने देखिए एक पॉइंट पे स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस आ जाए। यह है मंडूक आसन। ये आपके पैंक्रियास को एक्टिवेट करता है। तो मेनली जितना शुगर का प्रोडक्शन, शुगर का बर्न आउट आपके बॉडी में होता है, ग्लूकोज का, वो सब आपके इस बॉडी के पार्ट से ही होता है। ठीक, एक बार फिर से हम कर आके दिखा रहे मंडूक आसन। अगर आपको लोअर बैक एक हो तो आप मंडूक आसन मत करिएगा, क्योंकि आपके लोअर बैक पे स्ट्रेस पड़ के बैक एक बढ़ सकता है। बाकी लोग नीचे कुशन या तकिए को इंसर्ट कर सकते हैं। प्लीज सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप सेशन ले रहे हैं तो हर व्यक्ति की एज, कैपेसिटी, प्रॉब्लम्स अलग है। तो आप इसीलिए हम इतने सारे डायरेक्शंस देते रहते हैं कि आप उसको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके कर सकते हैं। योग का जो पहला सिद्धांत होता है वो ये होता है कि किसी को लाभ हो ना हो, हानि नहीं होनी चाहिए। तो उसका आपको भी ध्यान रखना है। अंगूठा अंदर, बंद, मंडूक आसन, नाभि के दोनों बगल में रखना है। बॉडी को आगे फोर्स करना है। ध्यान रखिए कोहनी ऐसे नहीं रहेगी। सामने, नीचे झुकने के बाद सामने देखना है स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन नीचे नहीं रहेगी, गर्दन सामने रहेगी। धीरे से रिलैक्स। ठीक, ये मंडूक आसन है। ये आपके डायबिटीज में बहुत हेल्प करता है। सेकेंड आसन जो हम डायबिटीज के लिए करने वाले हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके हम 2 वर्जन दिखाएंगे। आसन सेम है, सिर्फ हैंड के पोस्चर्स अलग होते हैं। आप अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। पहले आप सामने से देख लीजिए, फिर साइड से देखिए। जब हम साइड से करेंगे तब करिएगा। अभी एक बार देख लीजिए। जो आपका लेफ्ट लेग है वो इस तरह से मुड़ करके पीछे रहेगा, वज्रासन जैसे। दूसरा पैर जो है उसको हम सामने लगाएंगे, अपने घुटने के ऑलमोस्ट सामने। ठीक, नी को थोड़ा सा अंदर। ऑपोजिट हैंड से घुमा के आपको अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप और आगे तक जाकर के एड़ियों को पकड़ सकते हैं, वेरी गुड। दूसरा हाथ पीछे ले जाकर के ऐसे रखना है, पीछे ट्विस्ट करके देखना है। 1 2 3 4 5। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और धीरे से सामने आकर के रिलैक्स। ठीक, अब हम इसको सेकंड साइड से करेंगे। मान लीजिए आपसे अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कैसे करना है। ये पैर ऐसे ही रहेगा, ऑपोजिट हैंड से ला करके पकड़ेंगे। अगर ये पकड़ने में दिक्कत है तो आप घुटने पकड़ सकते हैं, अपने पिंडली को पकड़ सकते हैं। जो पकड़ना चाहे वो पकड़ सकते हैं। लेग में कोई भी पार्ट जो आप ऐसे पकड़ सकते हैं। जो हाथ नहीं जा रहा है तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं। आइडियली ऐसे होना चाहिए। इस वाले हाथ को अगर पीछे नहीं ले जा पा रही, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप उसको पीछे यहाँ साइड में रख दीजिए, फ्लोर के ऊपर रख दीजिए और सिर्फ पीछे मुड़ करके देखिए। 1 2 3 4 5। एक्सेल एंड बैक। ठीक, श्वास रोकनी नहीं है, वहां जाने के बाद श्वास सामान्य रहेगी। अब हम आपको साइड व्यू से दिखा देते हैं। एक पैर मुड़ा रहेगा। अब आप करिए, वज्रासन की तरह एक पैर मुड़ा रहेगा, दूसरा सामने रहेगा। जो पैर रहेगा उसका ऑपोजिट हैंड। ठीक, हम लेग्स को चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको दिखे। जो पैर रहेगा उसका ऑपोजिट हैंड से घुमा करके हमें एडी को पकड़ना है। ठीक, आइडियल सिचुएशन में हमें आप ऐसे करके पीछे मुड़ करके देखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी।
और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इस हाथ को आप पीछे से रेस्ट करा दीजिए, स्ट्रेट, मुड़ेगा नहीं, फोर्स नहीं डालना है, स्ट्रेट ऐसे और पीछे देखिए 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। ठीक है, इवन स्वस्थ व्यक्ति के लिए आपकी किडनी, पैनक्रियास ये सब मुख्य ऑर्गन्स है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ये अगर आप करते हैं तो सिर्फ लाभ होता है। पीछे हाथ कैसे रखना है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये लेग मोड़ के ऐसे आ जाएगा, सामने ऑपोजिट हैंड यहाँ पे, ये हाथ को आइडियली ऐसे रखना है पीछे और ट्विस्ट करना है 1 2 3 4 5। अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, इस हाथ को पीछे स्ट्रेट रखिए और बस पीछे मुड़ करके देखिए 1 2 3 4 5। अर्ध मत्स्येंद्रासन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप आगे पीछे दोनों मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। आगे भी आप चाहें तो सिर्फ अपना घुटना, जब आपका पैर ऐसे है घुटना पकड़ सकते हैं, पिंडलियां पकड़ सकते हैं, एड़ी पकड़ सकते हैं, जो आपके बस में आए उतना आप पकड़ सकते हैं। आइडियली वो आपके एड़ियों तक जाना चाहिए। हाथ का भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आइडियली हम हाथ कैसे रखते हैं, हाथों को हम ऐसे करके रखते हैं और पीछे ट्विस्ट करते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। बट ऐसे करने में अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे रख के सिर्फ पीछे देख सकते। ठीक, गुड। आशा है अर्धमत्स्येंद्र आपने कर लिया होगा या एटलीस्ट कोशिश करिए। अर्धमत्स्येंद्र आसन के बाद हम लोग करेंगे शांभवी मुद्रा। मुद्रा एक अलग चीज होती है। जनरली कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं हम योगासन करा रहे हैं। हाँ, लोग प्राणायाम को भी योगासन बोलते हैं, क्रिया को भी योगासन बोलते हैं, मुद्रा को भी योगासन बोलते हैं। बट अगर आपको योग में रुचि और आप थोड़ा सा उसमें डीप में स्टडी करते हैं तो ये सब चीजें अलग। ठीक है, थ्योरी क्लास नहीं है हमारा, इसलिए हम उस पर ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे। मुद्रा बंद होते हैं अलग अलग जो हम बॉडी में लगाते हैं, और मुद्रा का डायरेक्ट इफेक्ट आपके माइंड के ऊपर पड़ता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक, तो मुद्रा हम करेंगे शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा के लिए आप सुखासन, एक पैर ऊपर लगा करके अर्ध पद्मासन, या दोनों पैरों को ऊपर करके पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं। ठीक, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए क्या करना है, फर्स्ट फिंगर और थंब को ज्वाइन करके अपनी नीज पे रखना है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, दोनों आईब्रोज के बीच में। आपके बॉडी में 7 चक्र होते हैं। चक्र क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर डाइसेक्ट करेगा तो आपको वहां चक्र मिलेंगे। दे आर बेसिकली एनर्जी पॉइंट्स। एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, हर बॉडी के पार्ट की एनर्जी एक जगह आकर के एकत्रित हो जाती है। ऐसे समझ लीजिए कि वो मेन सर्किट पॉइंट्स हैं जिससे पूरे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। तो आपके दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, जो हमारा मेडिटेटिव चक्र होता है। 7 चक्रों में वो सबसे ऊपर से सहस्रार के बिल्कुल नीचे सेकंड पोजीशन में होता है। ठीक, तो आपको दोनों आईब्रोज के बीच में देखना है और डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास प्रश्वास का प्रैक्टिस करनी है 5 टाइम्स। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, दोनों आईब्रोज के बीच में देखिए खुली आंखों से, और 5 बार गहरी श्वास प्रश्वास करिए। 5 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग एंड कंप्लीट ब्रीदिंग, पूर्ण श्वास प्रश्वास और गहरी श्वास प्रश्वास। अगर किसी को खुली आंख से करने में दिक्कत हो तो आप बंद करके कर सकते हैं, परंतु फोकस आईब्रोज के बीच में ही रहेगा, आज्ञा चक्र के ऊपर। कोशिश करिए कि आप खुली आंखों से ही करें, क्योंकि वही राइट मेथड होता है शांभवी। प्लीज प्रैक्टिस 5 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग। पांच बार के बाद धीरे से दोनों आंखें बंद कर लीजिए और रब करके दोनों आंखों की एक बार सिकाई कर लीजिए। शांभवी मुद्रा आशा करते हैं आपने कर लिया होगा, बट उसका मेथड क्या होता है उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में बैठ जाना है। हाथों को दोनों को ज्ञान मुद्रा में रखना है और दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर आपको फोकस करना है। आज्ञा चक्र के ऊपर हम लोग देखते रहेंगे और पूरा ध्यान हमारा उसी के ऊपर केंद्रित रहेगा खुली आंखों से। अगर किसी को खुली आंखों से करने में दिक्कत है तो वैसा व्यक्ति आंखें बंद करके भी कर सकता है। ठीक,
शांभवी मुद्रा अगेन आपकी एकाग्रता फोकस को बहुत एनहांस करती है और आपके मेडिटेटिव चक्रा को के ऊपर डायरेक्टली वर्क करती है। ठीक, ये है हमारा शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा के बाद हम करेंगे भ्रामरी। कल भ्रामरी का वर्णन हुआ था। भ्रामरी आपके बॉडी को रिलैक्स करने में, पूरे को एक जगह फोकस करने में बहुत हेल्प करता है। हाँ, आपने कभी आपके कान के पास कोई मच्छर या कोई मक्खी आती है तो साउंड जनरेट होती है, वो साउंड, वो वाइब्रेशन जो जनरेट होती है, उसी तरह से होता है भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करें? भ्रामरी में तुरंत आंखें नहीं बंद करते, वो अलग चीज होती है। षणमुखी मुद्रा अलग चीज होती है, भ्रामरी अलग चीज होती है। अनफॉर्चुनेटली दोनों को मिला करके जब हम किसी को भी बोलते हैं भ्रामरी करिए, लोग तुरंत मुद्रा लगा करके भ्रामरी करने लगते हैं। आज हम लोग सिर्फ भ्रामरी करें। ठीक, आज ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। भ्रामरी पहले समझ लीजिए, फिर करिएगा, बहुत समय है हमारे पास। पूरा श्वास पहले शरीर के अंदर का बाहर निकाल देना है, धीरे धीरे भर लीजिए। अब भरने के बाद हमें गले से श्वास को बाहर निकालनी है। जब नाक से निकलेगा तो गले से एक ध्वनि निकालते हुए, उससे आपके इस रीजन में, गले के रीजन में कुछ वाइब्रेशंस जनरेट होंगे। आंख को बंद रखना है, उस साउंड और उस वाइब्रेशन के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, उस पर फोकस करना है। पहली चीज। दूसरी चीज, कैसे ध्वनि निकालनी है? जैसे आप बोलते हैं, कोई बोलता है कि आप क्या कहना बोलते हैं, उस तरह से आपको गले से ध्वनि निकालना। परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, भ्रामरी का सबसे बेसिक फैक्टर ये है, आवाज जितनी बाहर तेज है उतना भ्रामरी आप गलत कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं गलत, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको उसको सही तरह से करनी है तो जितनी ध्वनि बाहर तेज आ रही है उतना डीप अंदर से आनी चाहिए। ठीक, आप श्वास भरिए अंदर, प्रयास ऐसे करिए कि आपके बगल वाले व्यक्ति को भी ध्वनि सुनाई ना, अंदर से डीपली है। और नेक के रीजन में वो साउंड जो आप निकाल रहे हैं, साउंड जो जनरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। उस वाइब्रेशन के ऊपर और उस साउंड के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है, आंखें बंद। यह है भ्रामरी। एक बार और करिए, 3 राउंड्स करने हैं हमको भ्रामरी के। श्वास पहले पूरे शरीर में भर लीजिए, छोड़ते टाइम गले से ध्वनि निकालते हुए नाक से निकालेंगे। और हमारा जो पूरा ध्यान रहेगा वो गले के रीजन के ऊपर रहेगा, नेक के रीजन के ऊपर रहेगा। वहां पे ध्वनि और वाइब्रेशंस जो जनरेट हो रहे हैं उसके ऊपर रहेगा। आप अपनी आंखें बंद करके भ्रामरी करिए, जिससे कि आप ध्वनि और वाइब्रेशंस दोनों को पहचान। 3 राउंड भ्रामरी हो जाने के बाद धीरे से अपने पद्मासन और पद्मासन जो भी स्थिति है उसको हटा दीजिए। नॉर्मल सुख आसन में बैठने के बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, इस प्रकार। कल हमारे पास एक प्रश्न आया था कि नेत्रों के लिए हमें क्या करना है, तो आज हम लोग एक मुख्य ऐसी एक्सरसाइज सीखेंगे, क्रिया आसन दोनों का मिश्रण है, जिसका नाम है नेत्र शक्ति विकास। उसके जो उपचार है और जो प्रयोग है जो आप घर पे कर सकते हैं वो हमने आपको कल बताया है। अब हम करते हैं नेत्र शक्ति। नेत्र शक्ति कैसे करेंगे? नेत्र शक्ति के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। फर्स्ट पोस्चर नेत्र शक्ति का ये सामने देख करके सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों की पुतलियों को ध्यान रखिए। आपको पूरे सर को, माथे को नहीं घुमाना है, जस्ट द प्यूपिल्स, सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों की पुतलियों का मूवमेंट होगा, दैट्स इट। ठीक, इस प्रकार सामने देखिए, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे हम, लेफ्ट से धीरे धीरे देखते हुए राइट, राइट से देखते हुए लेफ्ट, लेफ्ट से देखते हुए राइट। 3 बार। 3 बार हो जाने के बाद दोनों हाथों को रब करिए और अपने पाम से, हथेलियों से दोनों आंखों की सिकाई करिए। हथेलियों से सिकाई करिएगा, उंगलियों से नहीं। वापस पोजीशन में आ जाइए। सेकंड, अप एंड डाउन, ऊपर से देखिए धीरे धीरे,
नीचे। ध्यान रखिए, ओनली द प्यूपिल, सिर्फ आंखों की पुतलियों को, पूरे सर को नहीं हिलाना है, नेक को रोटेट नहीं करना है। 3 टाइम्स होने के बाद दोनों पाम्स को रब करिए और हथेलियों से दोनों नेत्रों की सिकाई करिए। गुड। थर्ड राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से साइड में देखेंगे, फिर दूसरे साइड में क्लॉकवाइज, उसी के साथ एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हमें 6 बार करना है। 3 एंटी क्लॉक, 3 क्लॉक। तीन राउंड पूरे हो जाने के बाद दोनों पाम्स को रब करिए और आपके जो हथेलियों में हीट जनरेट है उसको अपने नेत्रों पे लगा दीजिए। तीनों राउंड्स के बाद आंखों को सेकना बहुत आवश्यक है, उसको ध्यान रखिएगा, उससे आपकी आईज की मसल्स रिलैक्स हो जाती है। ठीक, अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू करिए, करते रहिए। हम रिपीट कर रहे हैं। नेत्र शक्ति के 3 पोस्चर्स होते हैं। आप सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाइए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, सामने स्ट्रेट देखना है। फर्स्ट पोस्चर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ध्यान रखिए करते टाइम हमारा नेक नहीं मूव करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आंखों की पुतलियों, तभी आंखों की एक्सरसाइज हो पाती है। लेफ्ट राइट होने के बाद दोनों पाम्स को रब करना है, आपके हथेलियों में जो हीट जनरेट होगी उससे आंखों की सिकाई करनी है। पोस्चर 2, ऊपर नीचे देखना है 3 बार, फिर से दोनों पाम्स को रब करना है, दोनों नेत्रों की सिकाई करनी है। पोस्चर 3, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज एक काउंट को कंप्लीट करता है, इसलिए हमें 6 बार करना है। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों नेत्रों की सिकाई करनी है अपने हाथों की हथेलियों से। उंगलियों से नहीं करेंगे, हथेलियों से जो हीट जनरेट होगी उतनी गर्माहट आपके आंखों के लिए आवश्यकता से भी अधिक है, पर्याप्त। ठीक, नेत्र शक्ति विकासक हम लोग चेयर योगा में भी कराते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब आप अपने डेस्क के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग का सारा काम कंप्यूटर से होता है, उसी पे फोकस होता है। अगर आप डेस्क के ऊपर, आपकी डेस्क जॉब है और बहुत समय आपको कंप्यूटर लैपटॉप पे बिताना पड़ता है, तो आप बीच में ब्रेक लेकर के भी तीनों पोस्चर्स अपने नेत्रों पे कर सकते हैं, नेत्र शक्ति विकासक कर सकते हैं। उससे आपके आईज के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और इससे ड्राई होना, आंसू आना, जलन, रेडनेस या आंखों पे अधिक स्ट्रेन या पावर बहुत तेजी से अगर आपका बढ़ रहा है, वो सब चीजें कंट्रोल में आ जाती है। ठीक, नेत्र शक्ति के बाद हम लोग करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन भी एक नया आसन है। किसी को अगर लोअर बैक एक है, स्लिप डिस्क कभी हो चुका है आपको, ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो भी नहीं करेगा। देखिए, रेस्ट्रिक्शंस बताना हमारा कर्तव्य है। बाकी बहुत सारे योगासन ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है, जो कॉमन है। शशांक मतलब खरगोश। खरगोश को संस्कृत में शशांक है। खरगोश को कैसे देखा है आपने? कभी बैठे हुए देखा है खरगोश को? जू में, मूवी में खरगोश ऐसे करके बैठा होता है, राइट? तो खरगोश से लिया गया है शशांक आसन। शशांक आसन कैसे करेंगे? शशांक आसन के लिए आपको वज्रासन में बैठ जाना है। आप चाहे तो नीचे एक कुशन या तकिए को इंसर्ट कर सकते हैं, घुटने आपस में मिले रहेंगे, हैंड्स को साइड में रखिए, श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपने फोरहेड को जमीन पे लगाना है। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक, ये है शशांक आसन। अब हम आपको दिखाते हैं इसका हॉरिजॉन्टल व्यू, और साथ ही आप प्रैक्टिस करने का प्रयास भी कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। जो लोग कर पा रहे हैं कर लीजिए। देखिए, वज्रासन में बैठ जाना है। चाहे तो यहाँ पे आप अपने पैरों के बीच में कोई कुशन या तकिए को इंसर्ट कर सकते हैं। क्या गलतियां हम लोग करते हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हैंड्स बाय योर साइड, श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, छोड़ते हुए नीचे, और अपने कोहनी को नीचे लगाना है, फोरहेड को नीचे लगाना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आना है, छोड़ते हुए नीचे। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप लंबे समय तक प्रैक्टिस करके परफेक्शन पे पहुंच जाते हैं, जब आप श्वास लेते हुए ऊपर जाते हैं, एक्सेल एंड डाउन, फोरहेड को नीचे लगा रहे हैं,
तो पीछे से बैक उठ नहीं जानी चाहिए। अगर आपका बैक ऐसे उठा हुआ है, जैसे आप मंदिर में या मस्जिद में कहीं जाकर के अपनी पूजा अर्चना करते हैं, तो ये गलत है। शशांक आसन में बैक नीचे लगा होना चाहिए, कोहनी और हेड भी फ्लेक्सिबिलिटी से हो जाएगा। अगर आपके स्टमक भाग में चर्बी ज्यादा है, फैटी टमी है, तो आपको करने में दिक्कत हो सकती है, तो आप उसको मॉडिफाई करके कर सकते हैं। पीछे एक तकिए को इंसर्ट कर लीजिए, बट ये हवा में ऐसे गैप नहीं रहना चाहिए। या तो यहाँ पे आप कुशन को इंसर्ट करिए, टच रहे, और श्वास लेते हुए ऐसे करके नीचे लगा देना। 1 2 3 4 5 इनहेल एक्सहेल। ठीक है, यह है शशांक आसन। जैसे हमको करके लगता है और दिखता है, शशांक आसन आपके ब्रेन्स तक डायरेक्टली ऑक्सीजनेशन पहुंचाता है। जब आप ऑपोजिट इसमें आ जाते हैं तो एक विपरीत फ्लो ऑफ ब्लड होता है, तो आपके ब्रेन को, जो स्ट्रेस्ड आउट ब्रेन है, जिसमें बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन है, उसको एडिक्वेट ब्लड सप्लाई देता है, जिससे कि वहां पे कोई टेंशन ना हो। ठीक, शशांक आसन का एक बार अभ्यास कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो कुशन या तकिए को इंसर्ट कर सकते हैं पीछे, जिससे कि हल्का बैक अगर आपको उठा रहे तो भी कोई समस्या ना हो। किसी को अगर अक्यूट लोअर बैक एक हो तो वैसे व्यक्ति को नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक, ओके। अभी तक हम लोग कौन सा प्राणायाम सीख रहे थे? नाड़ी शोधन प्राणायाम सीख रहे थे, जो कि मॉडिफाइड अनुलोम विलोम का सिस्टम है, जो हम लोगों ने खुद अपने योगाश्रम में पिछले 60 वर्षों की रिसर्च और 60 वर्षों के एक्सपेरिमेंट के बाद उसको डेवलप किया है। आज से हम एक नया प्राणायाम सीख रहे हैं, जो कि उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर आपको हेडेक या माइग्रेन रहता है, बेस्ट प्राणायाम है। आपको किसी भी समय अगर हेडेक हो रहा है या माइग्रेन का दर्द सर में उठा है, तो आप उज्जाई प्राणायाम 10 बार तक कर सकते हैं। अगर आप उसको 10 टाइम्स तक कर लेते हो उस टाइम पे, तो तुरंत ही आपका थोड़ा दर्द सबसाइड कर जाता है। ऑफ कोर्स मेडिसिन जैसे, एलोपैथी मेडिसिन जैसा उसका इफेक्ट होने में थोड़ा समय लगता है, बट अगर आप उसको डेली रूटीन में करते रहते हैं, तो फिर आपको मान लीजिए किसी कारण से किसी दिन हेडेक हो जाता है और आप उसको उसी टाइम 10 टाइम्स कर देते हैं, तो आपके हेडेक में हेल्प। ठीक, उज्जाई प्राणायाम के लिए अगेन आप सुखासन में बैठ सकते हैं। आप एक पैर उठा करके अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, और जिन लोगों के लिए संभव हो आप पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं। ठीक, हैंड्स दोनों ज्ञान मुद्रा में रहेंगे एज यूजुअल। कल हमसे श्वास का रेशियो किसी जन ने पूछा था कि प्राणायाम में कैसे रहेगा श्वास का रेशियो। प्राणायाम में जो आपका श्वास का रेशियो रहता है वो 1:2:4 रहता है। 1:2:4 मतलब क्या है इसका, इसको मतलब बताते हैं। 1 की काउंट में अगर श्वास ले रहे हैं, 2 के काउंट में श्वास रोकेंगे, 4 के काउंट में श्वास बाहर छोड़ेंगे। 1 के काउंट में लेंगे, 2 के काउंट में रोकेंगे, 4 के काउंट में बाहर छोड़ेंगे। किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे हमने हमेशा कहा है, आप श्वास ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। किसी को अगर सर्वाइकल है तो वो चिन नीचे नहीं लगाएंगे, नेक से बेंड नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम में हमें नेक बेंड करना पड़ता है, इसलिए हम आपको सावधानी से सचेत। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में। पहला स्टेप उज्जाई का, सारी श्वास अंदर की बाहर निकाल दीजिए। पेट लंग्स आउट। अब इनहेल करिए, दोनों बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठे से नाक को बंद करनी है। जिनको नीचे लगाना है, जिनको नेक की प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करिए। 1 2, ऊपर देख करके लेफ्ट साइड से छोड़ देना है 4 के काउंट में। 1 2 3 4। आई रिपीट, दोनों नाक से श्वास लेनी है। मध्य और अनामिका, सेंट्रल 2 फिंगर्स और थंब से नाक को बंद करना है। ठुड्डी नीचे लगा करके कुंभक लगाना है, होल्ड करना है 4 के काउंट में। फिर ऊपर देखना है, लेफ्ट साइड से खोल करके रिलीज करना। लेंगे दोनों से, बंद करेंगे दोनों में, ऊपर देख करके लेफ्ट साइड से रिलीज करना। ठीक, तो ये है उज्जाई प्राणायाम। प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। जिनको नेक प्रॉब्लम हो, नीचे नहीं देखेंगे, सामने ही देख करके छोड़ देंगे।
किसी को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो व्यक्ति सिर्फ नाक को बंद करेगा, ज्यादा देर रोकेगा नहीं और लेफ्ट साइड से एक्सेल। प्लीज राइट साइड से एक्सेल मत करिएगा वरना आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। राइट नाड़ी और लेफ्ट नाड़ी दोनों का कार्य अलग होता है। राइट नाड़ी आपकी सूर्य नाड़ी होती है हीट के लिए, लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी होती है कोल्ड। ठीक है, आप बंद कर लीजिए, श्वास भरिए अंदर, क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल्स, चिन डाउन, 1 2 3 4। धीरे से ऊपर देखिए, लेफ्ट साइड खोल करके एक्सेल करें। उज्जाई, ठीक है, उज्जाई के हम स्टेप्स रिपीट कर देते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पूर्व पद्मासन में बैठ जाना है। हाथों को दोनों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। पहले आपके बॉडी के अंदर जितनी श्वास है, जो भी वायु है, पॉल्यूटेड एयर है, उसको बाहर एक्सेल कर दीजिए। फिर धीरे धीरे भर के पूरे शरीर में वायु भर लीजिए। राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड की बीच की दोनों फिंगर्स और अंगूठे से अपने नासिका को बंद कर देना है। चिन को नीचे लगा करके श्वास को होल्ड करना है। 1 2 3 4 को काउंट करना है। फिर ऊपर देखना है और लेफ्ट साइड से एक्सेल। ठीक, एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपका रेशियो क्या है, 1:2:4। कोई अगर उसको लंबे टाइम तक करना चाहे तो अगर आप 2 के काउंट में श्वास ले रहे हैं तो आप 4 के काउंट में श्वास को रोकेंगे और आप 8 के काउंट में श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 1:2:4 इसको डबल कर देंगे। ठीक, आशा है आप लोगों ने कर लिया है उज्जाई प्राणायाम और सीख लिया है। अभी भी कोई डाउट रहेगा तो कल भी हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे, उसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपने आसन को विश्राम दे सकते हैं। अब हम लोग करेंगे मकरासन और उसके बाद शवासन। लास्ट के 2 आसन है। इसके बाद आपके कोई प्रश्न उत्तर हो तो उसके बारे में सोच लीजिए, हम लोग उसको डिस्कस करें। ठीक, मकरासन हम लोगों ने कल जैसे किया था वैसे। मकरासन में वेरिएशंस होते हैं, पोस्चर्स होते हैं। फर्स्ट राउंड हमने मकरासन जो किया था वो फोरहेड पे रखा था। अब हम मकरासन अपने चिन पर रख के करेंगे जैसे हमने कल किया। पहले हॉरिजॉन्टल व्यू देख लीजिए। मकरासन के लेट जाना है, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पैर दोनों तरफ गिरा देंगे। दोनों कोहनियां इस प्रकार रहेंगी कि वो फेस से आगे की तरफ ना जाए, आपके फेस के लेवल पे रहे। और इसमें जो सीट बना करके अपने फेस को लगा देना है, सामने एक पॉइंट पे देखते रहें। 5 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, पूर्ण श्वास प्रश्वास। होल्ड करिए। अगर आपको फ्रंटल व्यू नहीं दिख रहा है तो हम रिपीट करके दिखाएंगे। अब इस बार आप हमारे साथ करिए। पेट के बल लेट जाइए, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पैर पीछे इस प्रकार गिरे रहेंगे। कोहनी दोनों जुड़ी रहेगी, कोहनियों में गैप नहीं रखना है, कोहनी को फेस के आगे नहीं रखना है। जस्ट विथ योर चिन के लेवल पे सामने देखिए पॉइंट को डिसाइड करके। 5 राउंड्स ऑफ डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन। चाहे तो आंख बंद भी कर सकते। फाइव राउंड्स मकर आसन करने के बाद हम लोग अपना लास्ट आसन करेंगे जो कि होता है शवासन। हर क्लास में हम रिपीट करते हैं, शवासन देखने में सबसे सरल आसन है, सबसे सिंपल बेसिक आसन है, पर आपकी सारी 1 आवर की मेहनत वेस्ट हो जाती है। आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एनर्जी नहीं पहुंच पाती है। जो भी आपने 1 आवर मेहनत करी हो, फिटनेस के लाभ आपको नहीं मिल पाते अगर आप शवासन नहीं करते हैं। इन बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। सारी ऊर्जाएं, सारे प्राणवायु, सारा ऑक्सीजन हर बॉडी के पार्ट में पहुंच पाए। आपकी पूरी बॉडी जो भी एक्टिवेटेड उत्तेजित स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है, काम डाउन होकर के रिलैक्स। ठीक, शवासन के लिए पीठ के बल लेट जाना है, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए, दोनों पैर दोनों साइड रिलैक्स कर देना है और लेटने के बाद दोनों हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेंगी, आंखें बंद।
हथेली आकाश की ओर खुली रहेंगी। धीरे से अपने पैरों की एड़ियों को ढीला छोड़ दें, पिंडलियों को ढीला छोड़ दें, घुटनों को ढीला छोड़ दें, जंघाओं को ढीला छोड़ दें, अपने उदर भाग को शांत छोड़ दें, अपने छाती को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को रिलैक्स करके ढीला छोड़ दें और अपने संपूर्ण माथे को शांत कर दें। पूरा ध्यान आपके शरीर में चल रही श्वास प्रश्वास के ऊपर केंद्रित करिए। 10 राउंड्स श्वास प्रश्वास करना। डीप ब्रीदिंग, कंप्लीट ब्रीदिंग। धीरे से लेफ्ट साइड से उठ जाएंगे। चाहे तो दोनों हाथों को रब करके दोनों नेत्रों की सिकाई कर सकते हैं। आँख खोलने से पहले नीचे लेटे लेटे बैठ करके दोनों हाथों की सिकाई करके दोनों नेत्रों की सिकाई कर सकते हैं। क्योंकि नोवेल कोविड-19 ऐसी पैंडेमिक है, ऐसा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो पूरे विश्व को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए डेली हम लोग एक प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं। जो भी लाभ हमको प्राप्त हो रहा है, जो भी स्वास्थ्य लाभ हमको प्राप्त हो रहा है, वो हम विश्व के हर एक, प्रकृति के हर एक प्राणी, हर एक छोटे से छोटे क्रीचर, जानवर, जीव, वस्तु, पेड़ पौधों के साथ बांट रहे हैं। सेशन एंड करने से पहले, इससे पहले आपके प्रश्न आंसर्स में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धीरे से एक गिलास पानी पी लीजिए। अगर गुनगुना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो नॉर्मल। प्रदीप जी, कोई क्वेश्चन? प्रदीप जी, कोई क्वेश्चन? प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा प्रदीप जी, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब आज उठ गए हैं गुरुजी। चेयरमैन साहब हमारे कल नहीं उठ पाए थे वो, तो उनसे प्रश्न लेते हैं। उनका क्या प्रश्न है? राहुल। हाँ जी रवि सर। पहले राजीव सर ने कोई क्वेश्चन के लिए बोला है, राजीव सर का क्वेश्चन ले लीजिए पहले। ओके, राजीव सर कहाँ हैं? जी राजीव सर। सर एक ये बताइए, कल भी मैंने आपसे पूछा था, ये एंग्जाइटी वाला जो होता है, जैसे कभी कभी बीच में दिन में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ एक बाउट सा आता है एंग्जाइटी का जी, उस समय क्या करें? उस समय आप डीप ब्रीदिंग को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं वर्क कर रहे हैं, तो वहां तो आप एकदम से योगा करना नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, शॉप में हैं,
कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं, तो उस समय आपका ब्रीदिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत बनता है। देखिए सोर्स ऑफ लाइफ ब्रीदिंग है, और आज स्टार्टिंग में मैंने आपको सेशन में बताया कि ब्रीदिंग और माइंड का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे ही आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। आपको क्रोध आता है, ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। आप रोते हैं तो ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन जब आपको लग रहा है कि मेरी एंजाइटी बढ़ रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को एंजाइटी या स्ट्रेस होता है उसको एक आभास हो जाता है कि हाँ मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो गया या मुझे एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई। जिस क्षण आपको इस बात का आभास हो जाए कि ऐसा हो रहा है, उस क्षण ही राइट एट दैट सेकंड अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां आप आंख बंद करके कर सकते हैं, धीरे से आंखों को बंद करिए और अपने ब्रीदिंग के साथ ट्रैवल करने लगिए, गहरी श्वास प्रश्वास करने लगिए, अपने श्वास के ऊपर फोकस करने लगिए। धीरे धीरे एंजाइटी की लेवल कम हो जाता है। और साथ ही आज जितनी हमने एक्सरसाइज करी है, 2 एक्सरसाइज डायबिटीज के वो छोड़ करके सारी एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस और एंजाइटी आप उनका अभ्यास रेगुलरली करते रहते हैं, और जब आपको मान लीजिए एंजाइटी का अटैक किसी भी व्यक्ति को पड़ता है, उस समय वो अपनी breathing और कोई प्रश्न? कल कुछ लोग नहीं थे, तो उनको उनके प्रश्न पहले ले लेते हैं हम लोग, जो कल नहीं थे, तो शायद उनके मेरा आज एक कोई प्रश्न है गुरुजी, राहुल बोल रहा हूँ मैं जी। सिस्टम पे काम करने से आंखों में कई बार दर्द होता है, और हम सारे सीए लोगों के साथ ये समस्या होती है, उसके लिए कोई उपाय बताएं। इसका उपचार हमने कल ही बताया था, बट क्योंकि आप नहीं थे तो हम रिपीट कर देते हैं। एक हम लोगों ने नेत्र शक्ति की एक्सरसाइज करी आज, नेत्र शक्ति विकासक, ठीक। विदाउट नेक को रोटेट करे, गले को रोटेट करे, सिर्फ आंखों की पुतलियों को लेफ्ट राइट, फिर दोनों आंखों की सिकाई करनी है हथेलियों से। सेकेंड राउंड अप डाउन, दोनों हाथों की सिकाई करनी है आंखों की हथेलियों से। थर्ड राउंड आंखों की पुतलियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 3 बार हर एक स्टेप को करना है, और हर एक स्टेप के बाद दोनों पाम को घिस करके आपके जो हाथों की हथेली है उसकी सिकाई करनी है, ठीक। उसके अलावा हमने आपको ये बताया था, आप डेली मॉर्निंग में जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद मुंह में पानी भर लीजिए, टैप वाटर ही भर लीजिए पूरा, इस तरह से मुंह को फुला लीजिए और दोनों आंखों में 6-6 बार छींटे डालिए। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, रात में सोने से पहले। मुंह में पानी भर के मुंह को फुला लेना है, और दोनों आंखों खुली आंखों में, बंद करके नहीं, खुली आंखों में ठंडे ठंडे पानी की छींटे डालनी है। उसके अलावा अगर आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, तो कल हमने बताया था कि घर में गाय के दूध का जो मलाई निकल जाती है, उससे घर में घी बनवा लीजिए, थोड़ा शुद्ध घी घर का बना हो जाएगा, और उस घी को जिस तरह काजल लगाते हैं उस तरह उसको आपको अपने आंखों के अंदर काजल की तरह लगा करके सो जाना है, या आप अपना जो भी वर्क कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तो उससे आंखें अच्छे से लुब्रिकेट हो जाती है। और साथ में जो नेत्र शक्ति विकासक हमने बताया है, आईज की पुतलियों को लेफ्ट राइट अप डाउन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारे चेयर योगा का भी पार्ट होता है। अर्थात जब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आप ब्रेक लेकर के नेत्र शक्ति कर सकते हैं, या आपको वर्क करते करते आंखों में स्ट्रेन लग रहा है तो भी आप नेत्र शक्ति कर सकते हैं। तीनों स्टेप्स, तो उससे आपकी आंखें स्वस्थ बनेंगी। राहुल, कोई और प्रश्न आपका? नहीं सर, धन्यवाद। आइए अरविंद कुमार जायसवाल जी कल हमारे साथ नहीं थे, उनका प्रश्न लेते हैं। कोई एक प्रश्न हो? अरविंद जी, आप सुन पा रहे हैं आवाज? अरविंद, नेक्स्ट ले लीजिए, उनसे उनके पास वापस आ जाए। अरविंद जी से बात नहीं हो पा रही है। आशीष अस्थाना जी से हम लोग बात करते हैं। आशीष जी, आपका कोई प्रश्न? मेरे ख्याल से आशीष जी से भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हेलो, अतुल सर से पूछ। हाँ आशीष जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है। कल मेरा प्रश्न शुगर पेशेंट्स को लेके था, गुरुजी ने आज जवाब दिया है, उसको फॉलो करूंगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। अतुल सर से पूछ रहे थे, अतुल सर का कोई प्रश्न हो? हाँ, प्रणाम गुरुजी, अतुल मोहन बोल रहे हैं सर जी। खुश रहिए। एक सबसे हम लोग का सौभाग्य ये है कि सवेरे सवेरे आपको देख के बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है
वो हमें मिल जाती है, तो यही बड़ा हम लोग का फायदा है। प्रश्न ये था सर कि जैसे भ्रामरी में वाइब्रेशंस हमने हार्नेस करे, तो जो अलग अलग मंत्र हैं उनमें भी बड़े अच्छे वाइब्रेशंस का रहता है। जी तो उनको अगर हम अपनी इस 1 घंटे की रिजीम में इंक्लूड करना चाहें, जैसे कौन से गायत्री और मंत्र है, तो जी उसे शुरू में करें या बाद में करें, कितने समय करें और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी हो सर, ये अगर थोड़ा सा गाइड कर दें तो बड़ा फायदा होगा सर। देखिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से चुनाव कर सकता है, क्योंकि प्रथम दिन से हम कह रहे हैं योग और रिलीजन का कोई संबंध नहीं है, बट अपने श्रद्धा के अनुसार आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बट किसी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो आप या तो स्टार्टिंग में कर लीजिए या तो एंड में कर लीजिए। तो जैसे गायत्री मंत्र आप बोल रहे हैं, तो गायत्री मंत्र आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, और अगर योगा के समय में आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप जब अगर अपना पूजा करते हैं या उस तरीके की कुछ रूटीन है तो उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, धन्यवाद सर। इसीलिए हम अमित म्यूजिक सिंह को यूज करते हैं। म्यूजिक और मंत्र दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट होता है वाइब्रेशंस के ऊपर, क्योंकि जिस बॉडी पार्ट्स में कुछ नहीं पहुंच सकता है, वायु भी नहीं पहुंच सकती है, उन बॉडी के सूक्ष्म पार्ट्स में भी वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं। इसमें क्योंकि गुरुजी एक ये चीज था कि मान ली गायत्री है, उसका एक तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य या स्पिरिचुअल परिप्रेक्ष्य तो एक अलग है जी लेकिन वो इतना साइंटिफिक बना हुआ है कि उसमें क्योंकि आ से लेके और डिफरेंट जो चीजें हैं, तो जो हमारी समझ थी उसमें ये शक्ति है कि आप उसको धार्मिक या स्पिरिचुअल अगर हटा भी दें तो पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस एक्सटेंड करने का उसमें क्षमता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, 3 से तो 5 बार योगाभ्यास के स्टार्टिंग में कर लीजिए, है ना, और स्टार्ट में ओम को भी इंक्लूड कर लीजिए। ओम का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, ओम का उच्चारण जिस प्रकार आज हमने एंड में किया है, पूरे बॉडी में श्वास भर लीजिए और बाहर छोड़ते टाइम डीपली नाभि से निकलता हुआ ओम आना चाहिए तीनों डायरेक्शन में। जैसे कल आप 3 बॉडी पार्ट्स की ध्वनि की बात कर रहे थे, वैसे ही ओम का उच्चारण भी 3 पार्ट्स में किया जाता है, नाभि से नीचे, नाभि से ऊपर और आपके अनाहत चक्र, हार्ट रीजन से ऊपर। तो इसलिए आप ओम का उच्चारण भी तीनों लेवल में कर सकते हैं। 3 से 5 बार ओम करेंगे तो आपको वाइब्रेशन भी महसूस होगा। इसको गुरुजी शुरू में करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये आपका एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन भी गवर्न कर देता है, तो शुरू में करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप गायत्री मंत्र करना चाहते हैं अतुल जी, तो आप गायत्री मंत्र को स्टार्टिंग में कर लीजिए, ओम ना एंड में। अच्छा जी सर, जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुछ नहीं सर, शरद जी हमारे साथ हैं जी। शरद जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं, प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपका, सब ठीक। कुछ नहीं, कल आप कहीं और बैठे थे, आज आप कहीं और बैठे हैं। नहीं सर, हमने एक्चुअली पीछे जो है बैकग्राउंड बदल लेते, बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। जी, कल विदेश में थे सर, आज अपील कर रहे हैं। डायबिटीज के आसन आपने सीख लिए दोनों? जी, डायबिटीज वाले आसन आपने सीख लिया? हाँ सर, डायबिटीज वाले आसन तो देखे, लेकिन एक्चुअली हमारे L4 L5 में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो जो आपने मंडूक वाला आसन बताया वो तो नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ वो करिए, आप अर्धमत्सेंद्र कर सकते हैं। हाँ, आसन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अर्धमत्सेंद्र भी आप सिर्फ हाथ रख के करेंगे, ज्यादा ट्विस्ट नहीं देना है। नहीं, ट्विस्ट ज्यादा नहीं किया मैंने, हाथ पीछे रख के किया। हाथ को पीछे ऐसे लगाइएगा नहीं, जैसे हम कर रहे हैं। मैंने पीछे ऐसे जमीन पे रख के किया, वो आप आराम से कर सकते। हाँ, जमीन पे रख के किया मैंने। ठीक, थैंक यू सर। डीके अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनका प्रश्न लेते हैं, अगर कोई प्रश्न हो उनका आज। नहीं, वैसे कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी, प्रणाम। ये अगर एक बार, जैसे बहुत सारे योगासन आपने बताए हैं, तो एक बार में कितनी देर तक योगासन करना चाहिए? 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए योग की पूर्ण विधि। हम प्रथम दिन से बोल रहे हैं, ये हम लोगों को अपने दिमाग से एक ये मिथ है उसको निकाल देना चाहिए। भ्रम है कि ज्यादा करने से ज्यादा फायदा होता है, योगाभ्यास वैसे नहीं है। उचित अगर आप करेंगे, एक्यूरेटली करेंगे, डिसिप्लिन से करेंगे, श्वास और अन्य विधि का पालन करेंगे तो 1 घंटा पर्याप्त। धन्यवाद। अमित सिंघल जी को अब हम लोग लेते हैं। अमित जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं, हमको एक दिमाग में प्रश्न ये आ रहा है,
अलग अलग तरह की योगा किए, उसको 5 दिन बाद जब नॉर्मल लाइफ में हम लोग उसको किस तरह से शफलिंग करके करें कि जो रेगुलर बेसिस पे करने हैं कि हम लोग इसी साइकिल को फॉलो करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरुजी है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग कराते हैं, हम हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए प्रोग्राम डिजाइन कर देते हैं और व्यक्ति वो प्रोग्राम, वो चार्ट को अपने घर पे फॉलो करता है। क्योंकि एक सामूहिक ग्रुप क्लास है, इसलिए चारों दिन के कार्यक्रम जो है वो आपके समक्ष हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और हर चीज में हमने आपको बीमारियां, रोग बताए हैं। तो आप अपने हिसाब से एक अपना हाफ एन आवर का मॉड्यूल, 1 घंटे का मॉड्यूल खुद बना सकते हैं, और फिर कभी आपके पास समय है तो आप विधिवत तरीके से अच्छे से सीख करके अपना प्रोग्राम डिजाइन करके 3 महीने बाद घर पे सीख सकते, घर पे खुद कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू। अभी के लिए आपके पास प्रिंटेड प्रोग्राम है तो आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी की ज्यादा प्रॉब्लम है तो आज और कल हम जो करने वाले हैं उसको फॉलो करिएगा। अगर आपको नॉर्मल फिटनेस के लिए, इम्यूनिटी के लिए, बैक एक के लिए, इन सब चीजों की करना है तो प्रथम दिन और दूसरे दिन हमने जो किया आप उसको फॉलो करें। सौरभ, आपका कोई प्रश्न? प्रणाम सर। गुरुजी प्रणाम। फर्स्ट टाइम आए आज आप? सॉरी गुरुजी, आप फर्स्ट टाइम आए आज? शायद दूसरा दिन है। अच्छा, फर्स्ट दिन आए थे आप, सेकंड से कल नहीं आ पाए थे। जी कोई बात नहीं, पूछिए। गुरुजी हेयर फॉल का बहुत दिक्कत होता है, इसका कुछ बताएं। हेयर फॉल का? यस सर। हेयर फॉल का देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपकी डाइट एक न्यूट्रिशंस डाइट होनी चाहिए, है ना। डाइट में आप अखरोट और बादाम, ये दोनों को जरूर इंक्लूड कर लीजिए ड्राई फ्रूट्स में। हेयर ऑयलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में भ्रम हो जाता है कि हेयर ऑयल लगाने से हेयर फॉल हो जाता है। हेयर ऑयल नहीं लगाना चाहिए, उसकी वजह से ड्राइनेस से और प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो ड्राई फ्रूट इंक्लूड कर लीजिए और आप हेयर ऑयलिंग करिए। नींद आपकी 7 to 8 आवर्स की हो जानी चाहिए और आपको कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक, ये तो हमने आपको उपचार बता दिए। उसके बाद जितनी हम लोग प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक कर रहे हैं, क्योंकि हेयर फॉल स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, तो स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल में करके रखिए जिससे कि आपका हेयर फॉल ना हो। और साथ ही में आज हम लोग ने एक शशांक आसन किया था, जिसमें हम लोग विपरीत डायरेक्शन में आते हैं, वज्रासन में बैठ के हेड नीचे रहता है। उसके अभ्यास से भी आपको हेयर फॉल में फायदा होगा, क्योंकि इस भाग में हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, तो जो आपके हेयर की जड़ें होती हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी एक चीज और पूछना था जी, ये ऑयल हम लोग कौन सा इस्तेमाल करें? क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऑयल जो मिलता है वो केमिकल मिला होता है, तो फिर बहुत दिक्कत होता है उससे भी। हम आमंड ड्रॉप यूज करते तो कहीं बनवा लीजिए, कोई व्यक्ति अगर बनाता हो, है ना, आप बनवा सकते हैं। या तो कोई भी ऐसा ऑयल यूज कर लीजिए जिसमें भृंगराज का कंपोनेंट हो। आयुर्वेदिक ऑयल्स बहुत सारे आते हैं जिसमें भृंगराज का कंपोनेंट रहता है, तो आप वो ले सकते हैं। वैद्यनाथ का भी आता है भृंगराज, ऐसे बहुत सारे कंपनीज के आते हैं जिसमें भृंगराज का कंपोनेंट रहता है, तो आप भृंगराज कंपोनेंट का ऑयल यूज कर सकते हैं। या लॉकडाउन के बाद आप संपर्क करिएगा, हम लोग के यूकेन में कुछ बनता है, आप चाहे तो वो भी यूज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक गुरुजी। गुरुजी अगर हम सरसों का तेल यूज करें तो कोई दिक्कत उससे? नहीं, सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है। पहले तो लोग वही यूज करते थे, वही यूज करते रहे, लेकिन कम से कम हफ्ते में आपको 2-3 बार ऑयलिंग करनी चाहिए। लेकिन शैम्पू थोड़ा माइल्ड रखिए, बहुत हाई केमिकल वाला शैम्पू नहीं रखेंगे। आपको एक माइल्ड शैम्पू को यूज करना चाहिए जो जिसमें ज्यादा झाग, ज्यादा केमिकल्स ना हो। आयुर्युक्त कोई जिसमें ये आपका एलोवेरा और आंवला पड़ा हो, उसके मिक्सचर का शैम्पू यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप कोई बेबी शैम्पू यूज कर सकते हैं जिसका केमिकल लेवल कम हो। ठीक है गुरुजी। मैं प्रदीप जी को लाइन पे लेता हूँ। प्रदीप जी, मैं चाहूंगा कोई प्रश्न हो आपका तो प्रश्न पूछ लिए और फिर गुरुजी को धन्यवाद। गुरुजी से बस यही प्रश्न है कि हम लोग सर एक मोबाइल, एक वॉल्यूम बंद कर दिया, आपके 2 सिस्टम चल रहा है। बंद कर दिया जी। खाने का है, उसको खान पीन हम लोगों को किस तरह का रखना चाहिए? किस तरह का रखना चाहिए खाना, खान पान?
हाँ, दिन भर में जो खान पीन है वो कैसा रहना चाहिए? जी देखिए, खाने पीने में दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि पानी, हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि अराउंड 70% आपका शरीर वाटर है, 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर। उसको रिक्यूपरेट करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए कम से कम आपको 3 से 3.5 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति को जल दिन भर में पीना चाहिए। तो अगर आप हिसाब नहीं लगा पाते तो जो 1 लीटर की बोतल होती है वैसी लगभग 3-3.5 बोतल आपको एक दिन में सुबह से शाम तक पी लेना चाहिए। ये आपका पानी की क्वांटिटी है। और खाने पे जब आप आते हैं तो बहुत विस्तार में, डाइट में बहुत गहराई में जाया जा सकता है, बट जो सिंपल चीज है वो है कि आपका भोजन थोड़ा सात्विक होना चाहिए, कम मिर्च मसाले, कम ऑयल का, सिंपल। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं बॉइल्ड खाना खाइए, बट एक बैलेंस होना चाहिए। ऑफ कोर्स आउटसाइड का फूड, फास्ट फूड जितना मिनिमम हो पाए उतना खाइए। दो चीज और जिसपे हमें खाने के समय ध्यान देना होता है, वो एक है क्वांटिटी और क्वालिटी, और तीसरा समय। किस समय आप खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं और कितना खाना खा रहे हैं। अगर हम मान लीजिए सात्विक खाते हैं रोटी सब्जी, बट हम 10 रोटी सब्जी खाते हैं तो वैसे ही हो जाएगा जैसा आपका फास्ट फूड का इफेक्ट हो। ठीक, तो क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, क्वालिटी सात्विक होनी चाहिए, सिंपल इजी टू डाइजेस्ट होनी चाहिए, ज्यादा उसमें तामसिक गुण, केमिकल्स, हाई स्पाइसी, हाई ऑयली नॉनवेज फूड को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा, समय समय पे खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग में खा रहे हैं। कुछ लोग आजकल, जो हमारा अभी लॉकडाउन के समय की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट इवन अन्यथा स्पेशली यंग लोगों में और थोड़े 40+ के एज में आप देखेंगे कुछ लोगों के टाइमिंग्स बहुत खराब हो जाते हैं खाने। तो आपका ब्रेकफास्ट होगा 12 बजे दिन में, लंच आप करेंगे 4-5 बजे शाम को, चाय नाश्ता ऑफिस के आने के बाद 8-9 बजे, और डिनर रात के 12 बजे। ये बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। इससे आपके पूरे बॉडी का फंक्शन बहुत खराब हो जाएगा, बहुत सारे रोग इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो 10-10:30 तक मॉर्निंग में खत्म हो जाए। लेटेस्ट लंच जो है आपका 2 बजे तक खत्म हो जाए। चाय का समय आपका 4 से 6 के बीच में, कभी भी अपने ऑफिस के समय के अनुसार, और डिनर 8 से 9 के बीच। लास्ट डेडलाइन आपकी डिनर की 9 बजे होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको सोना होता है। जो आप रात में खाएंगे वो पच जाए, फिर आप सोए तो फैट एक्यूमुलेट नहीं होता है। अगर आप खा के तुरंत सो जाते हैं या डिनर के बाद भी आप रात भर खाते रहते हैं तो आपको धीरे धीरे फैट एक्यूमुलेट होने लगेगा, बॉडी के अंदर सिस्टम्स वीक होने लगेंगे। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी रवीश जी, और कोई क्वेश्चन है? जी गुरुजी, अब मेरे ख्याल से किसी को प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये था कि गुरुजी मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि खाने के बाद नाश्ता करना चाहिए कि नाश्ते के बाद नहाना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में नहाने के लिए आप कह रहे हैं? नहाने के बाद नाश्ता करना चाहिए कि नाश्ते से पहले? अलाउड होता है जी, योगाभ्यास में तुरंत बाद नहाना नहीं अलाउड होता है। नहीं मतलब नहीं सर, सर नाश्ते की बात करो, नाश्ते से पहले खाना। हाँ जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी, ठीक है। तो देखिए, मन अस्थिर है, धैर्य नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है जी बिल्कुल, इसीलिए हमको स्ट्रेस हो जाता है। ठीक, तो धैर्य हम सबको रखने की आवश्यकता है। अब हम आ जाते हैं आपके ऊपर कि खाने का क्या क्या होना चाहिए। खाने के भी तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही खाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाता है, हीट जनरेट हो जाती है। तो अगर आप तुरंत नहाते हैं तो संभावना है कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है या उस दिन कुछ आपने गड़बड़ खाया है तो आपको कोल्ड, कफ, फीवर या आपके बॉडी में कफ की प्रकृति बढ़ सकती है। तो इसलिए ½ एन आवर से 1 आवर का गैप रखने का कोशिश करिए। आइडियली 1 घंटा का गैप होना चाहिए, बट मान लीजिए आपको बिल्कुल खा के ऑफिस जाना है या कुछ है तो कम से कम ½ एन आवर का गैप जरूर मेंटेन करें। ओके, मैं चाहूंगा राहुल गुरुजी को आप थैंक यू नोट आप दें आज का। धन्यवाद रवि जी। मैं गुरु जी से थैंक यू कहूंगा। आज जो मैं कल तो सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया था, कुछ तबियत मेरी नासाज थी, आज मैंने किया है। और पॉजिटिव एनर्जी, जैसे अतुल सर ने भी बोला, परसों भी आज भी दोनों दिन पॉजिटिव एनर्जी का जो एक फ्लो है वो हम लोग फील कर सकते हैं और सारे मेंबर्स फील कर सकते हैं। इसी आशा के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं और कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू ऑल। थैंक यू।